नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 12.7 हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तो आपने इन जनरल देखा होगा कि जब भी हम इलेक्ट्रिक सप्लाई या कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे या उस अप्लायंस को ऑन करेंगे, टीवी हो चाहे हमारा फ्रिज हो, चाहे हमारा एसी हो, तो ये जो होते हैं इनकी बॉडी हमको हीटअप ऐसी वार्म लगने लगती है, गर्म लगने लगती है ना इनकी बॉडी। मतलब क्या हो रहा है कि जब भी सप्लाई देंगे तभी, अगर वो बंद है तो हमें ऐसी वार्मनेस नहीं फील होगी उससे, लेकिन जैसे ही उनको ऑन करेंगे तो थोड़ी देर के बाद वो गर्म हो जाती है। मोबाइल को ही देख सकते हैं, मोबाइल भी ऐसे हीटअप हो जाता है। तो इसको एक बार रीड करते हैं और समझते हैं कि ये है क्या। तो वी नो दैट अ बैटरी और अ सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। The chemical reaction within the cell generates the potential difference between its two terminals that sets the electron in motion. तो यहाँ ये बात ध्यान रखने की है, क्या केमिकल रिएक्शन से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। यहाँ जो केमिकल रिएक्शन होती है उसी से हमको एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में, ठीक है। और इससे क्या होता है? इससे टू टर्मिनल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हो जाता है। जो भी दो टर्मिनल्स होंगे, जैसे हमने उस समय रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल देखे थे, या कोई भी एलिमेंट हो उसके जो दो टर्मिनल्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टार्ट हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ रजिस्टर और अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड टू द बैटरी। We have also seen in section 12.2 that to maintain the current, the source has to keep expanding its energy. मतलब अगर आप करंट को कंटिन्यूस चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू एनर्जी सोर्स को कनेक्ट रखना होगा, और वो एनर्जी सोर्स कंटिन्यूस क्या करेगा? एनर्जी को एक्सपेंड करता रहेगा। एक्सपेंड मीन्स स्पेंड करना, तो कंटिन्यूस एनर्जी स्पेंड करता रहेगा। और इसी कारण आपने देखा होगा कि बैटरीज को समय समय पे चार्ज कराने के लिए हमें वेंडर्स को देनी होती है ना। कभी कभी गाड़ी की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है तो हमारा सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, फिर हम वेंडर के पास जाते हैं, मैकेनिक के पास जाते हैं, वो कहता है बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो गई है, तो उस बैटरी को फिर चार्ज किया जाता है, ठीक है। वो एक अलग प्रोसेस होती है, लेकिन उसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं या कोई रिएक्शन कराई जाती है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको दी जाती है एक्सटर्नली, तो वो वापस से चार्ज हो जाती है, ठीक है। Where does this energy go? A part of the source energy in maintaining the current may be consumed into useful work, like in rotating the blades of electric fan। ये एक एग्जांपल है कि अगर फैन की ब्लेड्स रोटेट हो रही है तो वो क्यों रोटेट हो रही है? उसको कोई एनर्जी मिल रही होगी, और वही एनर्जी क्या हो रही है? देखिए, एनर्जी होती तो कंजर्वेटिव है, ये तो हमें पता है। मतलब 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपकी बैटरी की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर ब्लेड जब रोटेट कर रही है तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। Rest of the source energy may be expended in heat to raise the temperature of gadget। ये बात हम अभी कर रहे थे। देखिए, काम तो कर ही रहा है फैन, मैकेनिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या कर रहा है? हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। We often observe this in our everyday life. For example, an electric fan becomes warm if used continuously for longer time, etc. ये हमने अभी डिस्कस किया ही था। On the other hand, if the electrical circuit is purely resistive, that is a configuration of resistors only connected to a battery, the source energy continuously gets dissipated entirely in the form of heat। Dissipation होने का मतलब है कि एनर्जी का हीट का बाहर निकलना, ठीक है। This is known as heating effect of electric current, and this effect is utilized in devices such as electric heater and electric iron also। तो ये इफेक्ट कहीं कहीं यूज भी किया जाता है। देखिए, हो क्या रहा है? इलेक्ट्रिक फैन से हमें हीट तो नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक फैन से तो हमें क्या चाहिए कि वो फैन की जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट होती रहे और हमें हवा मिलती रहे, लेकिन साथ साथ वो गर्म भी हो जाता है। तो ये तो ड्रॉबैक है, मतलब हमारी एनर्जी का कुछ पार्ट वेस्ट हो रहा है। तो इस वेस्टेज को कहीं कहीं हम यूटिलाइज भी कर लेते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिक हीटर से हमें क्या चाहिए? हीट ही तो चाहिए। इलेक्ट्रिक आयरन से क्या चाहिए? हीट ही तो चाहिए।
तो हम इस हीट को कहीं कहीं यूटिलाइज भी कर ले रहे हैं, ठीक है। तो नाउ consider a current I flowing through a resistor of resistance R. Let the potential difference across it be V. Let T the time which a charge Q flows across it. The work done in moving the charge is V into Q. Therefore, the source must supply energy equal to V into Q in time T. ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि जितनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है उतनी एनर्जी सोर्स को देनी ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो उसे केवल हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। इसलिए अगर वीक्यू एनर्जी यूज हो रही है टी टाइम में तो कहीं से वीक्यू एनर्जी मिलनी चाहिए हमें। Hence, the power input to the circuit by source is given by this formula. P equal to V into Q by T or P equal to VI. Okay. और the energy supplied, ये फॉर्मूला कहाँ से बना है? P equal to, ये देखिए यहाँ पावर के लिए आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट मीन्स वर्क अपॉन टाइम, ये आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था। और अभी आपने क्या देखा कि वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है Q इंटू V, क्लियर? सो पावर इज इक्वल टू Q इंटू V अपॉन T। अब Q बाई T क्या होता है? Q बाई T होता है करंट, सो V आई वी भी लिख सकते हैं और V इंटू आई भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक पावर का फॉर्मूला बना, क्लियर है? ये हमारा पावर का फॉर्मूला है। अब देखते हैं आगे एनसीईआरटी में क्या कहा जा रहा है। और द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय सोर्स इन टाइम t इज P इंटू टी। एनर्जी कितनी होगी ये भी देख सकते हैं। तो व्हाट हैपेंस टू दिस एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द सोर्स? This energy gets dissipated in resistor as a heat. Thus, for a steady current I, the amount of heat H produced in time t is given by H equal to VIT. तो एनर्जी क्या होती है? ये जो वर्क डन है आपका, यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो वर्क डन है आपका, यही वर्क डन हमें किस फॉर्म में मिलने वाला है? एनर्जी के फॉर्म में मिलने वाला है। और ये वर्क डन हमने अभी बनाया तो कितना बना? देखो, W इज इक्वल टू P इंटू टी। ये देखिए इस फॉर्मूले से P इंटू टी बनेगा और यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, किसी इलेक्ट्रिकल हीटर में। सो P की वैल्यू क्या बनाई हमने? V इंटू आई और टाइम T, सो H इक्वल टू VIT। ये हमारा हीट एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके साथ आप V की वैल्यू ओम्स लॉ से रख सकते हैं, IR। We know that V is equal to IR. So when you put the value of V in equation, then we get I, एक I पहले से, तो I स्क्वायर RT। ये एक फॉर्मूला और बन गया हमारे पास हीट के लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में आप I की वैल्यू रख दें, I की वैल्यू कितनी होगी ओम्स लॉ से? V बाय R, तो आपको मिलेगा H इक्वल टू, एक V पहले से है और एक V अभी आया, सो V स्क्वायर बाय R इंटू टी। तो आपके पास टोटल कितने फॉर्मूले हो गए H के लिए, हीट एनर्जी के लिए? H क्या है यहाँ पे? H है हीट एनर्जी। H क्या है यहाँ मैं लिख देता हूँ, H इज हीट एनर्जी डिसिपेटेड बाय द सर्किट और गजेट। ये हीट एनर्जी है H, ठीक है, जो कहां से मिली हमको? वर्क डन से मिली है। कौन से वर्क डन से? इस Q चार्ज को हमने चलाया V पोटेंशियल डिफरेंस से, तो हमने वर्क किया W, और ये जो W वर्क होगा यही तो हीट में कन्वर्ट होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है ना क्लास 9th में, कि जो वर्क होता है वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, या जो एनर्जी होती है उसी से वर्क होता है, ठीक है। सो अगेन एनसीईआरटी पे आते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट हमने किया, अप्लाइंग ओम्स लॉ, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या था जूल्स लॉ?
देखिए, the law implies that heat produced in a resistor is directly proportional to square of current for a given resistance, मतलब H proportional to I square। यहाँ देखिए, ये जूल ने इसे कैसे एक्सप्लेन किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जूल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बताता हूँ जूल ने इसे मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन किया कि जो भी H होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आपके सर्किट में जो करंट है उसके स्क्वायर के। दूसरी चीज क्या बोली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होगा उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब H प्रोपोर्शनल टू R भी होगा। तीसरी चीज क्या बोली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू इट, जिस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हुआ है उसके टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए, अगर इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R इंटू T, ये बन जाएगा। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई भी एक कांस्टेंट हम लगा सकते हैं, तो एक कांस्टेंट लगा दिया K I स्क्वायर R T। और अब इस K को क्या करें, इस K की वैल्यू रख देते हैं 1, इस K की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती भी 1 ही है, तो K इक्वल टू 1। क्या बन गया फॉर्मूला, H इक्वल टू I स्क्वायर R T। ये आपके पास दो तरह से डेरिवेशन करने का तरीका है, लेकिन जूल हीटिंग इफेक्ट अगर पूछा जाता है तो आप इस मेथड से करिए, ये मेथड आपको बिल्कुल इजी पड़ेगी। ठीक है, इससे पहले वाली जो मेथड W बाय T से जो करना चाहते हैं, W इक्वल टू QV से, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स मेथड है, ये मेथड बिल्कुल इजी मेथड है। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी पे वापस चलते हैं। ये सर्किट बनाया हुआ है, ये सर्किट आपको अगर जूल हीटिंग लॉ पूछा जाता है तो ये सर्किट जरूर बनाना चाहिए। जितने भी डायग्राम्स आप बनाते हैं कॉपी में, उन डायग्राम्स के से आपकी थ्योरी को हेल्प मिलती है। तो in practical situation, when an electric appliance is connected to a known voltage source, in equation 12.21 is used after calculating the current through it using the relation I equal to V by R। ये तो ओम्स लॉ है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई है। अब मैं आपको जूल हीटिंग इफेक्ट के बारे में बता देता हूँ। जैसा मैंने बोला था कि जूल ने क्या किया था एक्सपेरिमेंट, जूल ने क्या किया था, एक ऐसा वाटर टब लिया, और ये ऐसा वाटर टब ले लिया, और इसके अंदर ऐसा वाटर फिल किया हुआ है, और फिर उन्होंने क्या किया, एक रॉड ली, है ना, एक रॉड ले ली उन्होंने, और वो जो रॉड थी उस रॉड को उन्होंने पानी के अंदर डाल दिया और उसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया। उसमें क्या किया उन्होंने, इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई किया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि थोड़ी देर बाद वाटर का जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या चीजें कैलकुलेट की है ध्यान देना, एक तो कितना करंट दे रहे हैं वो, ठीक है, दूसरी चीज इसकी लेंथ कितनी है, इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है। एक्चुअली लेंथ से ये पता चलता है कि रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि आपको पता है ना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। और तीसरी चीज उन्होंने देखी कि टाइम कितना लगा। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उन्होंने इंक्रीज करके देखा कि कितना टाइम लगा। फिर दूसरी बार उन्होंने करंट की वैल्यू बढ़ा दी तो कम टाइम लगा। तीसरी बार उन्होंने क्या किया कि इसकी लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, और रेजिस्टेंस डबल हो गया तो फिर उन्होंने देखा कि अब कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, और इन सारी कैलकुलेशन, इन सारे डेटा के साथ उन्होंने एक बार सेम टाइम भी यूज कर लिया। ठीक है, मतलब एक बार उन्होंने करंट चेंज किया, एक बार उन्होंने रेजिस्टेंस चेंज किया, एक बार उन्होंने टाइम चेंज किया, और तीनों बार उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखे तो उन्हें पता चला कि हीट आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर करंट बढ़ा दो तो हीट बढ़ जाती है। लेंथ बढ़ा दो, जो इसके अंदर डीप इमर्स्ड लेंथ है, जो इमर्स कर रही है जो लेंथ, वो जो इसके अंदर डीप है, वो वाली लेंथ अगर इंक्रीज कर दो तो भी हीट बढ़ जाती है, मतलब जल्दी गर्म हो जाता है। टाइम अगर बढ़ा दो तो भी उसका टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। मतलब 10 मिनट में अगर 10 डिग्री हो रहा है तो 20 मिनट रखोगे तो 20 डिग्री हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब टाइम पे भी डिपेंडेंट है। तो यहाँ से जूल ने
ये एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट को ही जूल सीटिंग इफेक्ट कहा जाता है और उसी के बेसिस पे उन्होंने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। आगे बात समझ में?